मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था। तो तब से मुझे एक लगन थी कि जो लोग करते हैं उनसे हट के कैसे क्या किया जाए। तो हमेशा मैंने एक जो रिस्की फैक्टर था उसको अपनाने की कोशिश की कि जो लोग नहीं बिजाई करते मैं उसको बिजाई करके देखूं कि क्या होता है, क्या रिजल्ट आते हैं। तो हमेशा मैंने रिस्क लेके फसलें बोई जो लोगों ने नहीं बोई। जैसे मैंने 94 के करीब मैंने एक बार लोगों ने सर्दियों में हाड़ी की फसल में गेहूं की बिजाई की, लेकिन मैंने मक्की की बिजाई की। लोगों ने मुझे बहुत मेरी खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया कि सर्दियों में थोड़ो होती है मक्की। तब मैं केमिकल फार्मिंग करता था। तो लेकिन मैंने वो बुआई की, जिसने मुझे थोड़ा सा गाइड किया था उसने बोला कि घबराना मत, लोग तुझे बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट करेंगे, तो इसके लिए उस चीज़ को अपने मन में ऊपर मत लेके आना, दिमाग में मत रखना। तो करता रहा। 11वें महीने मैंने मिड में नवंबर में मैंने उसकी बिजाई की। दिसंबर हो गया, जनवरी हो गई, फरवरी भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया, मिड में चला गया। लेकिन मेरी वो जो मक्की मैंने बिजाई की थी वो जस्ट 3 से 4 इंच ही रही सर्दी की वजह से। तो लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मेरी खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया कि हमारी तो हमने गेहूँ साथ में बेची थी, तो हमारी गेहूँ तो बल्ली के तक आने के आ गई है, तो तुम्हारी मक्खी कहाँ है अभी। तो मैं थोड़ा निराश भी हुआ, लेकिन मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, अब हो गया जो होना है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो जैसे फरवरी मिड आया तो उसके बाद में जैसे जैसे मौसम खुलना शुरू हुआ, धूप पड़नी शुरू हुई, तो वही मेरी मक्की आज 4 इंच थी, वो 1 महीने के बीच बीच वो कम से कम 5 साढ़े 5 फीट तक पहुंच गई। तो मुझे लगा कि बात ठीक है। तो जब लोगों ने गेहूं की कटाई की तो मेरी मक्की में बल्ली आ गई थी, उसमें मक्की लग गई थी। तो उसके बाद में जैसे अक्सर होता है, आम होता है कि गर्मियों में चारे की कमी आ जाती है, पशुओं को चारा हरा नहीं मिलता, सूखी तूड़ी मिलती है पशुओं को। तो तब मैंने जब मेरी वो मैंने उसकी हार्वेस्टिंग की, तो मेरी उस वहाँ से जो मेरी जील्ड मिली थी मुझे 37 क्विंटल पर एकड़ मिली थी। जबकि नॉर्मल गेहूं की उन दिनों में 18 से लेके 20 क्विंटल पर एकड़ तक मिलती थी। मुझे डबल, ऑलमोस्ट डबल मिल गई। तो रेट का 200-300 का सारा डिफरेंस था। तो मैंने उनसे अच्छी कमाई किया, लेकिन साथ साथ में दो चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बोनस में मिली। पहला बोनस मुझे ये मिला कि मैंने नवंबर मिड में उसकी 20 तारीख के पास में मैं उसकी बुआई की थी। तो उससे पहले मैंने मेरे खेत में मटर था, तो एक तो उसमें नाइट्रोजन काफ़ी मिल गई। सेकेंडली जो मटर मेरा पक गया था वो बीच में ऑटोमेटिक दोबारा रीजर्मिनेट हो गया। रीजर्मिनेट जो हुआ था वो मेरी मक्की में उसको फली लगी मोटी मोटी। तो उन दिनों में गर्मियों में मटर तो होता नहीं कहीं भी, लेकिन मेरी मक्की ऊपर ज़्यादा बढ़ गई, नीचे मटर था। मुझे थोड़ी सी मुश्किल तो आई, लेकिन जब मैंने मटर तोड़ा तो मुझे वो 40 रुपये पर केजी उसका रेट मिला, जो नॉर्मल कभी ऑफ सीजन में होता नहीं था। ऑफ सीजन में 30-35 के करीब रुक जाता। 40 इसलिए मिला क्योंकि उसकी जो दाने की मोटाई थी बहुत ज़्यादा थी, फली बहुत ज़्यादा मोटी थी, इसलिए मुझे 40 रुपये मिल गया। तो मेरा उसी में से जितनी उसकी मेरा खर्चा था, 1.5-2 क्विंटल मुझे मटर मिल गया। उसी में से मेरे जितनी भी सारे खेत का खर्चा था वो निकल गया। उसके बाद में मेरे पास जो पशुओं के लिए चारा था ना, पूरे के पूरे खेत का, वो चारे ने मुझे सर बोनस काफ़ी बढ़ा दिया। एक तो मेरे पशुओं का दूध बढ़ गया, मैंने उसको डाला सारा। जब हरे चारे की कमी होती है तब मैंने हरा चारा पूरा भरपूर दिया। मेरे पशु ने दूध ज़्यादा दिया, फिर उसके बाद में मैंने जितना मेरे पास बचा मैंने वो बेच दिया लोगों को। तो उससे भी मुझे काफ़ी अर्निंग होगी। तो जब मैंने लास्ट में कैलकुलेट किया और कंपेयर किया गेहूं के साथ, तो मेरी आमदन 60% ज़्यादा थी। उन्होंने 10 रुपये कमाए तो मैंने 16 रुपये कमाए। तो उससे मेरा एक मुझे हौसला हो गया कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें रिस्क तो ज़रूर है, लेकिन अगर हम रिस्क लेंगे तभी हमारी सक्सेस या फेलियर हमें पता चलेगा। तो वो मेरे बचपन में वो ऐसे मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद में आज तक मैं ऐसा ही कुछ करता आया हूँ। और परमात्मा ने मुझे कभी निराश नहीं किया, मेरी किसी भी एक्सपेरिमेंट को फेल नहीं किया, क्योंकि मुझे इतनी बुद्धि दी परमात्मा ने कि किसी भी फसल की जो ज़रूरत है उसको
कैसे हम समझ सकते हैं? मुझे इतनी बुद्धि दी कि मैं उन फसलों की ज़रूरत को समझ लेता हूँ। हमेशा उनके पास रहने का मुझे बहुत फ़ायदा होता है। जैविक खेती के लिए मेरी जो फिलॉसफी है, मेरी मानना है कि जैसे हमारे गुरु साहबान ने हमारे लिए एक फिलॉसफी दी है कि किरत करो, वंड छको ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਲਾਂਭਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜੋ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੀ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਗਾਏ ਹੋਏ ਫੁੱਲ, ਪੰਛੀ, ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ, ਧੁੱਪ, ਪਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਕਾਹਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਕੁਦਰਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਾਲਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਲਕ ਨੂੰ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਪੌਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪੱਤੇ ਤੋੜਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਾ ਤੋੜਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਡਾ ਪੱਤਾ ਤੋੜਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਪੱਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੋੜ ਜਿੰਨੇ ਤੋੜਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੀਜ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈਗੀ, ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੀਜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਸੂਲ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡਾ ਲਾਲਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ? बीज हमारी माँ है। अगर हम अपनी माँ को संभाल लेते तो हमारी सारी सारी ज़िंदगी संभल जाती है। तो अगर हम माँ को नहीं संभालते तो हमारे आगे क्या है आप खुद जान सकते हो। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर बीज हमारे पास है तो हमारी पूरे का पूरा जीवन उसी के ऊपर डिपेंड है और हमारे लिए हमारे आगे का फ्यूचर ही इसके ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर अपने जितने भी देसी बीज मेरे पास थे जहाँ मैंने बाहर से कलेक्ट किए तो उनको आगे के आगे जो मैं मल्टीप्लाई करता रहता हूँ ताकि मैं लोगों को दे सकूँ और अपने साथ जैसे अभी जो सिनेरियो अभी मौजूदा सिनेरियो हो हमारे देश का, जिसमें है कि हम लोग जो हर साल बीज नया लेके आते हैं, तो इसलिए एक तो उनके जेब से पैसे जा रहे हैं और सेकेंडली हर साल उनको बीज बार बार खरीदना पड़ता है। तो एक उनको पता नहीं चलता है कौन सा बीज उनकी ज़मीन में अच्छा रहेगा नहीं रहेगा। हर साल एक्सपेरिमेंट वो करते हैं। तो लेकिन जो हमारे देसी बीज हैं, एक तो वो हर एक मौसम को अपने ऊपर बहुत अच्छे ढंग से जुस्ट हो जाते हैं। वो हर एक चीज़ मिलनी है, इट मीन्स कि मिलनी है, उसमें ज़्यादा कुदरत ही उनको पैदा करती है, कुदरत ही वो हमें आगे प्रदान करती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर हम अपने बीजों को, अपनी माँ को संभाल लें, अपनी मिट्टी को संभाल लें तो हमारे आगे हमारा फ्यूचर ब्राइट है। देखिए, एक इंसान के लिए उनकी बेसिक जो ज़रूरतें हैं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, तो जो पहली बेसिक नीड है वो है रोटी। तो रोटी हम कैसे खाते हैं इसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आजकल जो सिनेरियो है उसमें ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करके हमारी खुराक जहर युक्त हो चुकी है।
तो हमारा पहला तो ध्यान इसी चीज़ के ऊपर होना चाहिए कि हमें जहर मुक्त खाना पैदा करना पड़ेगा। अगर हम जहर मुक्त खाना पैदा करेंगे और उस खाने को हम खाएंगे तो हम रिष्ट पुष्ट और सेहतमंद रह सकते हैं। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हमारे काम करने की कैपेसिटी भी डबल से ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो रोटी को अच्छे ध्यान से देखना पड़ेगा। और सेकेंडली बाकी अगर रोटी ध्यान से के ऊपर हमने ध्यान दे दिया तो ऑटोमेटिकली दूसरी जो चीज़ें बेसिक नीड है, कपड़ा और मकान है, वो हम अपने आप ही इतना ज़्यादा काम कर सकते हैं कि उसको हम अपने आप पूरा कर सकते हैं। तो बाकी जो विज़न है इसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये भी एक छोटा सा मुद्दा है। तो हम सारी की सारी जिम्मेवारी एक किसान के ऊपर डाल देते हैं कि एक किसान हमारे लिए पैदा करे, लेकिन क्या उसको उसके इवज में हम क्या देते हैं? नहीं देते हम। जैसे एक फैमिली डॉक्टर हम रखते हैं तो हम फैमिली अगर फार्मर रखें तो अगर उसकी सारी ज़रूरतों को हम पूरा करें तो वो हमारी ज़रूरतें भी पूरी करेगा। जो हम उनसे लेना चाहते हैं उसको हम फाइनेंशियली, फिजिकली और साथ में इमोशनली हम उसको सपोर्ट करें तो वो हमारे लिए अच्छा पैदा करके देगा। तो जिससे हमारी सभी की तबीयत है जो अच्छी रहेगी तो हम हर अपने फील्ड में आगे बढ़ने के लिए संपन्न हो सकते हैं। हम हर एक खुराक के लिए फार्मर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। फार्मर की अपनी मजबूरियां हैं कि वो आपको अकॉर्डिंग टू सीजन हर एक चीज़ प्रोवाइड करता है, लेकिन साथ साथ में अगर हमने उसका दुख या उसकी मेहनत को देखना है तो हमें चाहिए कि हम अपने घर से इसकी शुरुआत करें। हम अपने घर के लिए कुछ बेसिक जो ज़रूरतें हैं, जैसे एक किचन के लिए एक लेडीज़ को सबसे पहले जो धनिया, मेथी, मेथे, पालक हो गए, मिर्च हो गई, प्याज हो गया, हरा प्याज हो गया, तो ऐसी चीज़ें हमें घर से ही ये उगाने की शुरुआत करनी चाहिए। हमारे पास जितनी भी जगह है, चाहे वो घर में बैक यार्ड है, फ्रंट यार्ड है, जहाँ कोई गमले है, जहाँ रूफ है, जहाँ बालकोनी है, ये जैसी भी जगह आपके पास है, हम उसको अपने खाना उगाने के लिए यूटिलाइज करें, जिससे हमें एक फार्मर की जो पीड़ा है वो भी समझ लग जाएगी कि एक फार्मर हमारे लिए कितना दुख सहन करके हमारे लिए कोई ना कोई चीज़ पैदा करता है। तो इसलिए हम प्रैक्टिकली करेंगे तो उसकी पीड़ा को भी समझेंगे, साथ में हम जो बाजार से खाना लेते हैं या उस फार्मर से खाना लेते हैं, क्योंकि हमारी सारी ज़रूरत अभी शायद ऑर्गेनिक फार्मर पूरी नहीं कर पा रहा, तो क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो हर एक बंदे की एक अपनी लिमिटेशंस होती है। तो हमें चाहिए कि उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करने के लिए हम घर से अपनी कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स जहाँ पत्तेदार सब्जियां पैदा करनी शुरू करें, जिससे वो आपकी दूसरी सब्जियों की डिमांड पूरी करे और छोटी सब्जियों की डिमांड आप घर से ही ताज़ी पूरी कर सकते हैं। जो सब्जी मेरी लगाने की टेक्निक है उसमें मैं 4 पहलुओं को ध्यान में रखता हूँ। सबसे पहले है कि मैं ज़मीन की तैयारी कैसे करता हूँ। तो ज़मीन की तैयारी के लिए मैं इसको प्रॉपर, जब तक ये मुलायम हो जाती है तब तक मैं इसकी जो कल्टीवेट को करता हूँ। उसके बाद में सेकंड पार्ट होता है इसकी बेड प्रेपरेशन का। तो जैसे मेरे पीछे ये मैंने बेड बना रखे है, इस टेक्निक से फ़ायदा क्या है, आप पीछे देखिए कि जो नीचे वाली जगह है उसमें पानी जाता है, ऊपर वाली जगह में पौधे लगे हुए हैं। इस टेक्निक से क्या होता है कि हम किसी भी फसल को पानी देते हैं तो एक पौधे की नेचर, बस बात फिर वही आ गई, एक पौधा चाहता क्या है आपसे, वो पानी नहीं चाहता, वो सिर्फ सीलन चाहता है, मॉइस्चर चाहता है। क्योंकि अगर हम पानी देते हैं ज़्यादा तो उससे क्या होता है कि एक पौधे की पास वाली जो मिट्टी है वो काफ़ी सख्त हो जाती है पानी लगने के बाद, तो एयर सर्कुलेशन उसमें नहीं हो पाती। रिजल्ट क्या होता है कि जो उसकी रूट है, जड़ है, वो ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाती। तो इस टेक्निक में यही एक फ़ायदा है कि हम पानी सेंटर तक देते हैं, हाफ तक देते हैं। पानी नीचे रहता है तो पौधा ऊपर से उनकी जो रूट्स हैं वो नीचे तक उस पानी को लेने के लिए जाती हैं। तो जितनी वो नीचे जाएगी तो उतने ही वो न्यूट्रिएंट है वो कलेक्ट करती रहती है।
पौधा उसी स्पीड से ऊपर ज़्यादा बढ़ता है। हमें अगर अच्छा पौधा है तो फ्रूट भी हमें अच्छा ही आएगा। दूसरी बात, मैं एक पौधे से दूसरे पौधे तक का डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन करके रखता हूँ, जिससे उसकी खुराक लेने की जो कैपेसिटी है वो प्रभावित ना हो। एक पौधे को जितनी न्यूट्रिएंट नीचे से ज़मीन से चाहिए वो आराम से ले, आपस में एक पौधा दूसरे से कॉम्पिटिट ना करे। तो दूसरी ये टेक्निक हो गई। तीसरा, इसमें एक खास ध्यान देने वाली बात है कि जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी है उसको मैंने ऊपर डाल दिया। पहले वहाँ उपजाऊ मिट्टी थी, उसके बाद ऊपर और डालने से उसकी कैपेसिटी होगी डबल। डबल कैपेसिटी से वो पौधा डबल फर्टाइल मिट्टी से ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेता है। और इसके बाद में एक और पार्ट है कि धूप, जैसे हम देख रहे हैं कि हर एक पौधे को धूप लग रही है, प्रॉपर धूप लग रही है, हवा लग रही है। तो एक पौधे की बेसिक ज़रूरतें न्यूट्रिएंट, हवा, पानी और धूप, इन 4 चीज़ों से ही एक पौधा प्रॉपर ग्रो करता है, डेवलप होता है, हमें अच्छा फ्रूट देता है। तो उस सारी टेक्निक्स का मैं इस्तेमाल करता हूँ, जिससे मुझे मेरी जो यील्ड मिलती है, जहाँ किसी फ्रूट की क्वालिटी मिलती है, तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि जो केमिकल वाले हैं, फर्टिलाइजर यूज़ करके अपनी प्रोड्यूस लेते हैं, मैं उनके बराबर की प्रोड्यूस लेने तक पहुंच जाता हूं, ऑलमोस्ट उसके पास में, आसपास में। हाँ, थोड़ी दिक्कत है इसमें कि हम जब आर्टिफिशियल वे से, इट मीन्स कि हम फर्टिलाइज़र या केमिकल यूज़ करके हम किसी चीज़ को ग्रो करते हैं तो वो बहुत जल्दी ग्रो होती है। हम नेचर के अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं कि जब नेचर का टाइम वो आता है, वो अपने आप उसको ग्रो करता है, तभी उसको फल आता है, तभी उसको हम एक काटने की स्टेज आती है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन अल्टीमेटली हमें जो चीज़ मिलती है उसका वो केमिकल वाली मुकाबला कभी भी नहीं कर सकती। वो बिल्कुल नेचुरल है, हमारे शरीर की जैसे हमारी बॉडी बनी हुई है उसी सर्कमस्टांसेस में वो पैदा होती है, तो हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा अच्छी है, ना कि एक आर्टिफिशियल वे से हम किसी चीज़ को उगाते हैं, वो हम खाते हैं तो हमारे ऊपर उसके नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा पड़ते हैं, ना कि पॉजिटिव इफेक्ट पड़ते हैं। तो इन चीज़ों का मैं ख़ास ध्यान रखता हूँ कि बाकी उसके बाद में कुछ कि 1 साल की मैं प्री प्लानिंग करके रखता हूँ एक फसल की बोने की। तो क्रॉप रोटेशन रेगुलर चलती रहती है। सपोज करो कि जैसे ये मैंने पीछे अब गोभी लगाई है, तो अगली गोभी यहाँ 3 साल बाद लगेगी। तो एक पर्टिकुलर तरह के न्यूट्रिएंट है जो इसमें वो जो गोभी लेती है, सेकंड ईयर में वो अगर मैं गोभी नहीं लगाता तो वो न्यूट्रिएंट ऑटोमेटिकली दूसरी तरह के न्यूट्रिएंट उसमें होंगे जो दूसरी फसल के लिए पर्याप्त हो जाते हैं। तो इस तरह क्रॉप रोटेशन से मुझे हर बार अच्छी यील्ड मिलती है, एक पौधे को बढ़ने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलते हैं, तो मुझे यील्ड अच्छी मिल जाती है। इसके बाद में खेत को खाली रखता हूँ मैं हर साल 2-3 महीने के लिए, जहाँ जैसे जैसे मेरे पास टाइम होता है उस हिसाब से मैं 3 से लेके 6 महीने तक अपने खेत को खाली छोड़ता हूँ। उसमें जितना भी वीड होता है उसको मैं बार बार कल्टीवेट करता हूँ, ताकि मेरी जितनी भी है वो नाइट्रोजन फिक्सर का काम करता है। बीच में मैं हरी खाद भी बो देता हूँ, तो जिससे मेरी मिट्टी बराबर फर्टाइल हो जाती है। तो अगली फसल को मुझे कुछ भी बाहर से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली वो सब कुछ उस मिट्टी में होता है, तो मेरा पौधा बहुत ही कामयाब हो जाता है। हाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं हर एक पौधे का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से मेंटेन करता हूँ। एक पौधे के 2 पौधे के बीच में कितना डिस्टेंस है आप यहीं देखिए, यहाँ इतना है तो दूसरी तरफ भी इतना ही है, कि हर एक पौधे के लिए इक्वल जो है स्पेस मिलती है, जिससे उसकी जो न्यूट्रिएंट लेने की क्षमता है, कैपेसिटी है, वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती है। तो पानी नीचे है, रूट्स जहाँ है तो रूट्स वहाँ तक पानी लेने के लिए नीचे तक जाएगी। एज ए रिजल्ट ये पौधा ऊपर को ज़्यादा बढ़ेगा तो इसके ऊपर धूप हवा ज़्यादा पड़ेगी, और उसी से अपना ये खाना बना के मुझे ये यील्ड ज़्यादा देगा, साइज ज़्यादा देगा, क्वालिटी ज़्यादा देगा। अब जैसे मैंने बात की थी कि मैं निराई गुड़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ।
अभी ये देखिए नीचे मिट्टी पूरी गिल्ली है, ज़्यादा इसमें मॉइस्चर है, पानी है, लेकिन ऊपर वाली में आप देखिए इसमें एयर सर्कुलेशन प्रॉपर होती है। जो भुरभुरी मिट्टी है इसमें जस्ट नॉर्मल मॉइस्चर है। तो पौधे को जो मॉइस्चर ही चाहिए, हवा की इसमें जो रोटेशन होती है, हवा इसमें जाती है जिससे एक पौधा अच्छे ढंग से बढ़ता है, वो सारे गुण इसमें हैं। इसलिए इसमें हमेशा मुझे एक अच्छा प्याज, अच्छे साइज का प्याज मिलता है। पानी कम, हवा और धूप पूरी मिलती है, तो उससे मुझे यील्ड पूरी मिलती है। तो ये मेरी टेक्निक है जिससे, और देखिए, और इसमें अभी मैं जहाँ बैठ के ये काम कर दिया, मेरी गुड़ाई हो गई, मुझे कितना टाइम लगा। अगर यही चीज़ नीचे लगी होती पानी में तो ये मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती। ये देखिए, ये अभी मैंने ये मिट्टी को कितना मुश्किल से उखाड़ा मैंने। अब इसमें कितना मॉइस्चर है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। इन दोनों में मिट्टियों में देखिए क्या फ़र्क है। ये पूरी गिर के ये पूरी इकट्ठी हो गई। तो जब इकट्ठी हो जाती है मिट्टी तो पानी देने से ये स्टेज बनती है। इस स्टेज में कोई भी चीज़ फल फूल नहीं सकती। इसमें फले फूलेगी कि उसको जैसे जैसे वो पौधा बढ़ेगा इस मिट्टी को पीछे हटाता जाएगा, लेकिन ये हटेगी नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी डेंसिटी इतनी ज़्यादा रख लेती है, तो पौधे को बढ़ने के लिए जगह ही नहीं मिलती। तो रिजल्ट क्या होता है, हमें यील्ड अच्छी नहीं मिलती, हमें क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती। यही सारा है। इसलिए मैं हर एक अपनी फसल को बेड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि बेड के ऊपर ही सारी फसल लगाऊं मैं। बस यही मेरी टेक्निक है, इसी से मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और मुझे कुछ भी इनपुट, जो चाहे वो बेशक बायो इनपुट से हो, चाहे वो रूढ़ी हो, चाहे वो पाथी का पानी हो, चाहे वो लस्सी की स्प्रे हो, जहाँ कीड़े, हमारी जो कीड़ों के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं, वो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें हवा और धूप अपने आप में ही सब कुछ काम कर देती है। जैसे पौधों में एक दिक्कत आती है कि हम अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो उसमें कई तरह की उल्लियाँ पैदा हो जाती हैं। तो इस टेक्निक में उल्ली पैदा होने का डर नहीं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है ही नहीं। जितना मॉइस्चर पौधे को चाहिए उतना मॉइस्चर मिल रहा है, हवा पूरी मिल रही है, धूप पूरी मिल रही है, तो इसमें उल्ली क्रिएट ही नहीं होती। तो हमने फिर जो हमें और मैनेजमेंट करनी पड़ती है कि जैसे जो कीटनाशक होते हैं वो भी हमें इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। तो रिजल्ट, हमें हमारी लेबर भी बच गई, हमारा टाइम बच गया, हमें अच्छी यील्ड मिल गई। हाँ, जस्ट सिर्फ बेड प्रेपरेशन के लिए जितना हमें टाइम चाहिए वो एक टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन हमें तो रिजल्ट चाहिए, अच्छी यील्ड चाहिए। तो इस टेक्निक से अगर हम थोड़ी सी मेहनत करने के बाद हमें अच्छी यील्ड मिल जाती है, तो और हमें क्या चाहिए। हमारा मेन मोटिव यही है कि हम अच्छी पैदावार करें, हमें अच्छी आय हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसी में कवर हो जाती है। बाकी जैसे मैंने ये बताया कि इस टेक्निक में जहाँ हम अपने पौधों को अच्छी हर एक बीमारी से बचाते हैं, हर एक तरह की हमें यील्ड अच्छी मिलती है, साथ साथ में हम पानी की भी इसमें बचत करते हैं। अभी देखिए कि मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि एक पौधे को एक मॉइस्चर चाहिए। जब ये बेड की इतनी मिट्टी, इसकी इतनी डेंसिटी है, तो ये पानी को अपने अंदर में काफ़ी देर तक स्टोर कर लेती है। तो इसके ऑपोजिट हम एक ऐसी तरह की कुछ छोटे बेड रेज करते हैं, जो हमारा पुराना थोड़ा सा ढंग था। उसमें क्या होता था, इधर से धूप पड़ेगी, इधर से धूप पड़ेगी, ऊपर उसका बिल्कुल टॉप है नहीं, तो वो जल्दी सूख जाती थी, हमें बार बार पानी देना पड़ता था। लेकिन इस बेड में दोनों काम हो गए। एक तो मॉइस्चर मेंटेन हो गया, ऊपर से प्रॉपर धूप सरफेस पे पड़ रही है। हमारा 1 2 3 4 5, हमने एक बेड के ऊपर 5 प्याज एक साइड में लगा दिए, हमें वो भी मिल गया, ज़्यादा मिल गया। और हमें बिल्कुल इसकी निराई गुड़ाई के लिए भी ज़्यादा मुश्किल नहीं। जैसे मैंने बोला कि अभी हाथ से ऐसे हो गया, और किसी इक्विपमेंट से मैं करूं, किसी औजार से करूं, तो इसमें कितना टाइम लगेगा। हमें निराई गुड़ाई भी अच्छी मिल गई। पानी हमने एक बार लगा दिया
तो 20 दिन पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जी अपने आप में ही इतनी ज़्यादा पानी स्टोर कर लेती है वो, लेकिन बॉटम में होता है। इसमें यही एक टेक्निकल ध्यान देने की जरूरत है कि हमने पानी कहाँ तक देना है। हमने फसल की रूट्स के अकॉर्डिंग हमने पानी देना है। कि जैसे जी इसका अभी कम से कम कि 10 इंच का 11 इंच का बेड अभी रह गया है जी। मैंने 1 फुट का मेंटेन किया था कि हर एक पानी के बाद 2 इंच बेड धीरे धीरे नीचे जाता है। वो जब तक ये नीचे जाता है हमारी फसल जो है हार्वेस्ट तक पहुंच जाती है। हमने बस इसको बिल्कुल जो बाहर वाली ज़मीन है उसके लेवल के हिसाब से पानी देना है। कि मीन्स कि जितना हमारी बेड की हाइट है उसको बिल्कुल सेंटर तक, अगर 12 इंच है तो हमने 6 इंच पानी देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना। पहला पानी हम 8 इंच तक दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद में जितने भी पानी है 5 से लेके 6 इंच तक पानी हमने देना है। उससे हमारा बेड ऑटोमेटिकली नीचे से प्रॉपर मॉइस्चर उसमें मेंटेन हो जाएगा, पानी उसमें चला जाएगा। और जितनी हमें पौधे में ऊपर ज़रूरत है वो 6 इंच का जो ऊपर का एरिया है उसमें पौधे की रूट्स बढ़ेगी और वो पानी 6 इंच को आगे नीचे तक जाके वो पानी कलेक्ट करेगा, जिससे हमारा ऊपर वाला आधा हिस्सा है जो वो उसकी मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी, उसमें ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। हमारे पौधे की जड़ है जो काफ़ी अच्छी तरह फैल फूल सकती है। और नीचे पानी वाला जो कम्पैक्ट एरिया हो जाता है तो वहाँ से वो पानी कलेक्ट करने के लिए जाती है, तो हमारा दोनों सॉल्व प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। एक तो हम पानी की बचत 40-50% तक हम पानी की बचत कर लेते हैं, हमारी यील्ड अच्छी हो जाती है, हमारी क्वालिटी अच्छी हो जाती है, हमें निराई गुड़ाई में इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं आती। तो सिर्फ जितनी एक बेड प्रिपेयर करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है बस वही एक हमारा टाइम है। उसके बाद में इसमें वीड की भी दिक्कत कम आती है, क्योंकि वीड वहीं ज़्यादा होता है जहाँ उसको पानी ज़्यादा मिलता है। तो जहाँ पानी उसको कम मिलता है तो उसमें वीड की जड़ भी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है कि उसको हम हाथ से नॉर्मल उखाड़ सकते हैं, जो प्लेन ज़मीन में ऐसे नहीं होती। इसी हिसाब से हम हमारी सारी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। हमें जस्ट नॉर्मल एक मैनेजमेंट, हमें एक पौधे की ज़रूरत को समझना पड़ता है कि किस पौधे के लिए कितना बेड चौड़ा चाहिए, कितनी हाइट वाला चाहिए, उसकी रूट्स कहाँ तक बढ़ सकती है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मेरे पीछे बैंगन लगे हुए हैं, तो एक बैंगन से दूसरे बैंगन में ऑलमोस्ट मैंने 3 फीट का डिस्टेंस रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि एक पौधा कम से कम 3 फुट का डाया लेता है। अगर 3 फुट का उसने डाया ले लिया तो नीचे 3 फुट तक उसके पास में कुछ भी नहीं लगाया मैंने। उसको न्यूट्रिएंट जितने भी चाहिए 3 फीट के ऊपर ऊपर वो अपना ले लेता है, और ऊपर 3 फुट का हमें जो है फल दे देता है 3 फुट में। तो बात वही आती है कि हमें एक पौधे की ज़रूरत को बहुत अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा, जिससे हम बेड प्रेपरेशन, पानी की उसको कितनी ज़रूरत है और धूप पानी कितनी, उसको धूप हवा कितनी चाहिए, हर एक चीज़ को इसको टेक्निकली हम समझ लें तो हमारे पौधे हमें बहुत अच्छी रिजल्ट देते हैं, अच्छी यील्ड देते हैं, अच्छी क्वालिटी के फल फूल देते हैं। तो अभी इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा टमाटर के बारे में बताता हूँ। तो जैसे मैंने पहले बताया कि मैं जितनी भी मेरी खेती करता हूँ करता हूँ वो सारी की सारी बेड के ऊपर ही करता हूँ। तो मुझे ये टेक्निक पिछले 8 साल से इसके ऊपर काम करने के बाद मुझे रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिले हैं। तो मैंने आज तक पिछले 8 साल में मैंने इसमें कभी भी कोई भी इनपुट्स नहीं दी। तो ये अपने आप में एक मेरी सक्सेस है कि बिना कुछ दिए अगर हम कुदरत की जो हमें इतनी सारी प्रॉपर्टी मिलती है तो हम उस प्रॉपर्टी को ही यूटिलाइज करके हम अपनी पैदावार और उसकी पैदावार की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं। मेरा हर एक पीछे दूर तक हम देख लीजिए, हर एक चीज़ बेड के ऊपर लगी हुई है। तो इसी टेक्निक के ऊपर मुझे रिजल्ट बहुत ही सफिशेंट मिल रहे हैं, तो मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। मुझे किसी भी तरह की जीने की, मैंने ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा, हाँ मुझे हर एक चीज़ के लिए डेली टाइम देना पड़ता है। कि जैसे कुदरत के तौर पे एक पौधे की, हर एक पौधे की अलग अलग ज़रूरत है, तो हर एक दिन मुझे हर एक पौधे के पास जाके उसकी देखना पड़ता है कि क्या ज़रूरत है, पानी चाहिए नहीं चाहिए। तो मैं अपने टाइम को उसी हिसाब से एडजस्ट करता हूँ कि हर एक पौधे के पास मैं हर रोज़ जा सकूँ।
जैसे मैंने बोला था कि ऐसे ही मैं हर एक फसल को ध्यान देता हूँ, हर एक फसल की ज़रूरत क्या है। तो जैसे अभी जो देखिए एक टमाटर है, टमाटर में मैंने इसको वर्टिकली किया है, होने को जो नीचे भी हो सकता था, लेकिन उससे फूड क्वालिटी इसकी अफेक्ट हो जाती है, तो फ्रूट अच्छा नहीं मिलता। मिट्टी लगने से इसमें जो कीड़े लगते हैं वो मिट्टी से ज़्यादा इसको कीड़े खराब कर देते हैं। तो इसलिए मैंने इसको पहले जे खंबे बल्लियाँ गाड़ी, उसके बाद में तार बांधी, साथ में छोटी बल्ली, और छोटी बल्ली के साथ इस पौधे को मैंने टैग कर दिया। अब चाहे हवा तेज चले, अंधेरी चल जाए, ये पौधा गिरेगा नहीं। और इसका जो फ्रूट है, जैसे जहाँ भी फ्रूट लगा हुआ है, इसमें हवा ज़्यादा धूप लगने से इसमें फ्रूट भी ज़्यादा आएगा। तो एक एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में डिस्टेंस भी अच्छा है। तो ये जैसे जैसे ऊपर तक जाएगा उतनी ही फ्रूटिंग की क्वालिटी अच्छी आएगी। तो मैं ये चीज़ पूरे दावे और यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर हम टेक्निक्स के साथ कुछ भी काम करते हैं, ऑर्गेनिक में भी टेक्निक्स के साथ काम किया जा सकता है। अभी जी इस पौधे को मैंने कभी कुछ नहीं दिया, लेकिन इस जैसे इसकी मैंने ज़रूरत समझी, टमाटर को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैंने पानी का जहाँ से मेरा पानी आता है, तो मैंने इसको बिल्कुल लास्ट में रखा है कि जहाँ से पानी आए लास्ट तक मैंने रखा, कि लास्ट तक पानी, अगर बीच में कोई मेरी गलती से पानी टूट गया और ये फसल वहाँ होती तो इसकी पानी ओवर होने की वजह से ये पौधा मेरा मर सकता था। तो इसलिए मैंने लास्ट तक किया कि जहाँ तक मेरी मर्जी से पानी आए, जितनी इसको ज़रूरत है मैं उतना पानी दूं, जिससे मुझे फ्रूट क्वालिटी अच्छी मिल सके, पौधे को बढ़ने के लिए अच्छा मिल सके। अभी पानी मिट्टी सूखी पड़ी है, लेकिन साथ वाले एरिया में यही मिट्टी पूरी गिल्ली पड़ी है, क्योंकि मैंने उसको पानी दिया, इसको पानी छोड़ दिया। इसी हिसाब से मैं एक पौधे की ज़रूरत के हिसाब से अपनी खेती करता हूँ, तो मुझे रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। साथ में थोड़ा सा मैं इसमें कुछ अंतर मैंने क्रॉप्स भी बीजी है। इसमें मैंने जो एग्जॉटिक एक किस्म है स्प्राउट्स, वो मैंने बीच में लगा रखी है, क्योंकि टमाटर ऊपर चला जाएगा, तो बीच में जितनी स्पेस है उसको मैंने जो एग्जॉटिक मेरी है स्प्राउट्स है वो मैंने बीज दिए, जिससे मेरी डबल आय हो जाएगी। इससे भी मुझे अच्छी क्वालिटी मिलेगी, वो भी मुझे जितना भी मिलेगा सरप्लस मिल जाएगा। तो बोनस अगर साथ में मिलता है थोड़ी सी मेहनत के साथ, तो हमें ये कर लेना चाहिए। साथ में इसी टेक्निक के साथ मैंने हर एक चीज़ में, आगे टमाटर लगे हुए हैं, टमाटर के साथ में मैंने बीच में बीन्स लगा रखी है, सैलड लगा हुआ है, आगे जो मेरा स्विच चार्ट है, तो बीच में पार्सले लगा हुआ है। टमाटर के बारे में मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा। टमाटर में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, पानी की प्रॉब्लम, कुछ फंगस की प्रॉब्लम। तो मैं टमाटर के साथ दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखता हूँ कि एक तो टमाटर के पास गार्लिक, लहसुन हो। अगर लहसुन मैं किसी वजह से नहीं बीज पाता, तो मैं साथ में इसके पार्सले लगा देता हूँ, क्योंकि पार्सले की जो स्मेल है इसके ऊपर हानिकारक कीटों को दूर रखती है। तो ये भी हमें समझना चाहिए कि एक फसल दूसरी फसल के साथ कैसे कोऑपरेट करके उसको बचा सकती है। इन चीज़ों का भी मैं ध्यान रखता हूँ कि एक दो तरह की नेचर की फसलें अगर मैं बीजूं, जिससे एक दूसरे की ग्रोथ के ऊपर उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, मैं उन चीज़ों के हिसाब से बीज लेता हूँ, जिससे मुझे अलग अलग वैरायटी की फसल मिल जाती है, मेरी इनकम में बढ़ोतरी हो जाती है। तो और मेरी किसी भी फसल में एक तरह के जो उनको न्यूट्रिएंट चाहिए उनकी कमी भी नहीं आती। दैट्स इट। तो जैसे मैंने आपको टमाटर के बारे में कुछ बताया था कि टमाटर को हम कैसे अच्छे ढंग से ग्रो कर सकते हैं, उसके साथ साथ में एक मेरे पास और भी इसके बारे में बताने के लिए चीज़ है कि अगर हम टमाटर को अच्छे ढंग से उसकी कटिंग करते हैं, तो उस कटिंग को हम रीग्रो एज ए प्लांट दोबारा कर सकते हैं। जैसे आप मेरे हाथ के पास ये देख रहे हैं, ये पौधा मैंने एक टमाटर के बड़े पौधे से इसकी ब्रांच मैंने काट के इसको आके दोबारा जहाँ लगा दिया। जहाँ लगाने की वजह ये थी कि जहाँ मैंने उस समय सरसों की बिजाई कर रहा था, तो मैंने जहाँ पानी छोड़ रखा था, तो जहाँ की मिट्टी पूरी गिल्ली थी, तो इसको मैंने वहाँ से कटिंग किया, जहाँ आके इसको लगा दिया।
तो अब ये 28 दिन का हो गया है। 28 दिन के बाद ये बिल्कुल हरा भरा है। अगर इसको अब मैं इसके नीचे जड़ बन चुकी है, इसको जहाँ से मैं अपने बेड के ऊपर ट्रांसप्लांट करूंगा, तो एक तो ये है कि जहाँ अगर कोई मेरा पौधा मर जाता है तो इसको वहाँ मैंने गैप भरने के लिए इसको लगा सकता हूँ। अगर उसके बिना मेरे पास और पर्याप्त जगह है तो इस प्लांट को मैं वहाँ अपने लगा सकता हूँ, जिससे मुझे नर्सरी तैयार करने से मैं बच जाऊंगा। और सेकंडली उसकी और इसकी फ्रूटिंग में अंतर आ जाएगा। उसकी फ्रूटिंग पहले, जो पहले लगा हुआ पौधा उसकी फ्रूटिंग पहले लगेगी, इसकी फ्रूटिंग इसमें बाद आएगी, जब तक उसको हो सकता है कम हो जाए। तो इस तरह से एक कंटिन्यूटी भी बनी रहती है। तो आगे से अगर किसी ने, मैं इसके बारे में अभी और बताऊंगा कि कैसे इसकी कटिंग करनी है और उस कटिंग को कैसे लगाना है, तो जिससे हमें एक अच्छा पौधा दोबारा फिर मिल जाए। कि टमाटर की हम कटिंग से हम नया पौधा दोबारा ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको उस टेक्निक के बारे में बताऊंगा कि अभी देखिए ये मेरा टमाटर का पौधा बड़ा है, जिसमें ये फल भी आ चुका है। अब इसकी कौन सी ब्रांच मैं काट के दोबारा लगाऊंगा जिससे मुझे दोबारा वो पौधे के रूप में मिलेगा, तो मैं उसको दोबारा रीट्रांसप्लांट करके एक ऐसा ही आगे के लिए पौधा मेरे पास आ जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा मेरे पास आइए आप, तो देखिए कि हम इस टेक्निक को कैसे यूज करते हैं। इसमें देखिए फूल आ गया, हम इसको नहीं यूज करेंगे। तो साथ में एक और ब्रांच है जिसमें अभी फूल नहीं आया है, हम इस ब्रांच को किसी भी शार्प चाकू से हम इसको काट लेते हैं। अभी मेरे पास चाकू नहीं है तो, लेकिन इसको हम काट के, शार्प काट के, इसके बाद में हमने इसके सारे पत्ते उतार देने हैं। इसमें जो हल्का सा फल भी आने की तैयारी थी, मैंने इसको भी तोड़ दिया। अब इसको हमने एक प्रॉपर गिल्ली मिट्टी जिसमें बहुत पानी हो, मॉइस्चर नहीं, बहुत पानी हो, तो हमने इसको उसमें जाके गड़ा देना है। गड़ाने के बाद उसका पानी ऑटोमेटिकली, उसमें काफ़ी पानी है, तो अगर हम ज़मीन में कर रहे हैं, खेत में कर रहे हैं, तो उसमें पानी काफ़ी दिन तक पड़ा रहता है। लेकिन हम इसी टेक्निक को अगर हम पॉट में, गमले में, ग्रो बैग में लगाते हैं, तो इसके पानी का हमें ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा। हम कम से कम 20 दिन तक अगर इसका पानी प्रॉपर मेंटेन करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जहाँ से इसके रूट्स दोबारा बननी शुरू हो जाएगी। बस एक ध्यान रखना है कि जो भी इसका पत्ता उतारना है वो शार्पली उसको उतारना है, कट के उतारना है, ताकि इसके स्टेम को डैमेज ना हो। दोबारा ये 1 महीने तक ये पूरा पौधा, पूरी जड़ वाला पौधा बन जाएगा, आप इससे दोबारा फ्रूट ले सकते हो। बाकी मैंने जैसे कहा कि मैं एक पौधे की ज़रूरत को समझता हूँ। कुदरत के हिसाब से जितना उसको हवा पानी चाहिए, मैं उसी हिसाब से उसका अरेंज करता हूँ। तो 1 साल पहले मैं प्लानिंग कर लेता हूँ कि एक जगह में किस जगह में कौन सी चीज़ लगानी है, और क्रॉप रोटेशन भी होती है साथ में। दूसरा, जैसे मैंने पानी के बारे में बात की कि किसी फसल को पानी की ज़रूरत ज़्यादा है, किसी को कम है। जैसे ये हल्दी है, हल्दी को पानी की ज़रूरत ज़्यादा है, और दूसरी तरफ मेरा टमाटर है और गाजर है। इसको, टमाटर और गाजर और मूली को, इनको फसल को पानी की ज़रूरत बहुत ही कम होती है। तो मैं उसी हिसाब से अरेंज करता हूँ कि जो कम पानी वाली फसलें हैं, वो पानी का जहाँ से मेरा इरिगेशन सिस्टम चलता है उससे ज़्यादा दूर हो। जिन चीज़ों को, फसलों को ज़रूरत ज़्यादा है, वो पानी के पास में हो, ताकि हर एक चीज़ अपने आप ज़रूरत के हिसाब से पानी ले सके और उसकी बढ़ोतरी हो सके, तो मुझे अच्छी यील्ड मिल सके। पीछे मेरे देख रहे हैं कि मैंने गाजर की सोइंग की हुई है। ये गाजर के बीच में मैंने बाग लगा रखा है। इसमें काफ़ी तरह के मेरे फ्रूट के बाग हैं बीच में, जिसमें किन्नू लगा हुआ है, मौसमी लगी हुई है, संतरा है, आम है, बीच में चकोतरा है, ग्रेप फ्रूट है, जो साथ में मेरे मोरिंगा है, ये नींबू है, साथ में मैंने फूल भी लगा रखे हैं। फूल भी अपनी एक, इनकी भी एक महत्वता है इसके बीच में। तो क्योंकि एक तो ये क्रॉस पॉलिनेशन करती है, दूसरा इसमें कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होती है मिट्टी में, जिससे मिट्टी की बीमारियां नहीं होती। साथ में पानी निकला हुआ है, इसकी प्रॉपर्टी जो जड़ों से जो एंजाइम निकलता है वो पानी के थ्रू मेरे खेत में चला जाता है।
जिससे मेरी खेत में जो मिट्टी की बीमारी हैं वो नहीं लगती। तो बाकी पीछे जैसे देख रहे हैं कि मैंने जो सारी गाजर की बिजाई है जो बेड के ऊपर कर रखी है। तो इस बेड की बिजाई से जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि पानी कम, कौन सी फसलों को पानी कम चाहिए, किनको ज़्यादा चाहिए, उस हिसाब से मैंने इसको सभी को प्री प्लान ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो गाजर को पानी नहीं चाहिए और साथ में जो किन्नू के पेड़ है उनको भी पानी कम चाहिए। तो इसलिए दोनों की एक ही तरह की ज़रूरत है, उसी हिसाब से मैंने इसको यहाँ सोइंग कर दिया। तो अभी ये गाजर है, इसका जो साइज़ है ऑलमोस्ट 1.5 फीट तक मेरा चला जाता है। मैं और कुछ नहीं करता, जस्ट बीच में से एक देखिए पीछे प्रॉपर एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में गैप कितना हुआ है। वो गैप की मिट्टी सारी की फर्टाइल मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, वो मैंने गाजर के बेड के ऊपर डाल दिया। तो जी इसकी कैपेसिटी डबल होगी। गाजर ऊपर लगी हुई है तो इसको नीचे डेप्थ तक पानी जब मैं कम देता हूँ तो वो अपने पानी लेने के लिए सर्वाइव करने के लिए नीचे नीचे और नीचे जाती है। तो जिससे मुझे इसकी जो साइज और जील्ड और उसकी क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी मिल जाती है। तो नॉर्मली जैसे केमिकल वाली गाजर होती है उससे मेरी गाजर भी अच्छी हो जाती है। तो जील्ड अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, ऊपर से जो नेचुरल है, कोई भी पेस्टिसाइड केमिकल मैंने यूज़ नहीं किया। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि हम कैसे उसका जो केमिकल वाली फसल है उसका कैसे हम अल्टरनेटिव नेचुरल फार्मिंग में ला सकें। मैं इन्हीं टेक्निकों के ऊपर काम करता हूँ। हर रोज़ एक नई शिक्षा में मेरे खेत मुझे देते हैं, मेरी फसल मुझे देती हैं। तो बस मैं सिर्फ उस ज़रूरत को, वो सीख को मैं अपने जहन में रख लेता हूँ, अपने दिमाग में रख लेता हूँ, ताकि अगली टाइम जब भी मैं किसी और फसल की सोइंग करूँ तो मेरी जो कमियाँ थी मैं उनके ऊपर काम करके आगे की जो उपज है, आगे की प्रोडक्शन है, अच्छी ले सकूँ। तो ये मोरिंगा है, इसकी कुछ क्वालिटीज़ है इसमें। एक तो ये डिवाइन फूड के नाम से इसको जाना जाता है, साथ में ये नाइट्रोजन फिक्सर भी है। नाइट्रोजन जो ऊपर से लेके नीचे मेरी मिट्टी में देता है, जिससे मुझे अच्छी प्रोडक्शन मिल जाती है। इसकी ग्रीन टी ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। ये इसको, इनके पत्तों को बहुत तरह इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये फास्ट ग्रोइंग है तो बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो इन सभी मैंने हर एक चीज़ को एक प्रॉपर वे से एक माला में प्रो रखा है। वो ही माला से मुझे हर एक चीज़ अच्छी मिल रही है। तो आप पीछे देखिए मैंने वो फूल लगा रखे हैं, वो सारे क्रॉस पॉलिनेशन के लिए लगाए हुए हैं। एक तो खूबसूरती अच्छी हो, दूसरा वो पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खियाँ जो क्रॉस पॉलिनेशन करती हैं वो सारा कुछ मुझे अच्छा मिल सके। तो बस इसी सिस्टम को मैं, जो कुदरत के सिस्टम है उसको फॉलो करके ही मैं यहाँ काम करता हूँ, जिससे मुझे रिजल्ट अच्छे मिल। जैसे अभी देखिए मैं शलगम उखाड़ रहा हूँ ज़मीन से, तो कितनी इजीली ये उखाड़े जा रहे हैं। और साथ में अब ये देखिए इसमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो इसके पीछे वही मेरी टेक्निक है कि एक पौधे को पानी कितना चाहिए, जितनी इसकी ज़रूरत थी पानी मैंने सिर्फ उतना ही पानी दिया। तो रिजल्ट क्या है, एक अच्छा शलगम मुझे मिल रहा है, कोई छोटा नहीं है, सारे अच्छे हैं। और साथ में एक और बीच में ध्यान दीजिए कि साथ में बीच में इसके बीड कितना हुआ है। वो बीड इसके लिए इसकी प्रोटेक्शन करता है, इसको नुकसान नहीं करता। प्रोटेक्शन कैसे करता है कि जी जितना मैंने इसको एक बार पानी दिया था, मैंने इसको 28 दिन हो गए इसको पानी लगाए को। 28 दिन तक जितनी भी ये पूरे का पूरा बीड मॉइस्चर हवा से लेता है उसको पौधे को दे देता है, जिससे मुझे पौधे का जो पूरी उसकी ग्रोथ है वो डिहाइड्रेट नहीं होता। तो जैसे हम मल्च की बात करते हैं, ये ऑटोमेटिकली मुझे अलाइव मल्च मिली हुई है, पौधा अच्छा है, अलाइव मल्च मिल गई। और जब इसको मैं कल्टीवेट करूंगा तो सारी की सारी जितनी इसने नाइट्रोजन ले रखी है हवा से, वो सारी की सारी मुझे ज़मीन में मिल जाएगी दोबारा। तो अगली फसल के लिए जहां बम्पर फसल होने की उम्मीद
फिर मैं कर सकता हूँ। अभी जैसे हमारे एक सामने एक मार्केटिंग का इशू रहता है कि किसी भी कस्टमर को अच्छा फल, अच्छी सब्जी चाहिए, तो उसके लिए मैं अपने खेत से ही ग्रेडिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर देता हूँ। अभी देखिए मेरे पास ये पूरे के पूरे इतना शलगम है, लेकिन मैं बीच बीच में से जो अच्छा शलगम है वो ले रहा हूँ। मैं बाकी जो छोटे साइज़ के हैं, जहाँ जिनका साइज़ के साथ साथ में जिसकी शेप अच्छी नहीं है, तो मैं खेत से उखाड़ता ही नहीं उसे। वो अगली बार तक अच्छे हो जाएंगे तो कस्टमर को अच्छी चीज़ मिलेगी। इसके ऊपर यहीं से मैं ग्रेडिंग करनी शुरू कर देता हूँ। जो बड़ा है वो कस्टमर के लिए जाए, जो छोटा है वो अगली बार कस्टमर को अच्छी ग्रोथ के साथ मिल सके, जिससे कस्टमर भी अच्छा, उसको भी अच्छा मिलता है, मुझे भी अच्छा मिलता है। मिट्टी अपने आप सारा कुछ मुझे ये एक शिक्षा देती है कि जितने भी जो जहाँ शलगम लगे हुए हैं हर एक साइज के हैं, वो मुझे एक लंबे समय तक मुझे ये मिलते रहेंगे। एक ही बार मुझे ये नहीं मिलते। तो जैसे इसका बीज बखेरा जाता है, तो कहीं एक जगह 4-5 बीज लग गए, तो उसमें 4-5 बीजों की ही ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही उसमें से जो अच्छा होगा वो मैंने उखाड़ लिया, बाकी 4 को ज़्यादा जगह मिलनी शुरू हो जाती है। उसमें से फिर एक निकाल लिया तो 3 को ज़्यादा मिलती है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे सारे मुझे अपनी अच्छी आउटपुट में मिल जाते हैं। बस यही मेरा एक टेक्निक है, जैसे मुझे आप देख सकते हो कि ग्रेडिंग यहीं से शुरू हो जाती है। उसके बाद में जब मैं इसकी सफाई करता हूँ तो अच्छे, जो इसमें अगर कोई डैमेज है, अच्छा नहीं है, तो मैं उसको खेत में दोबारा मिला देता हूँ। जो अच्छी चीज़ है कस्टमर को दे देता हूँ, जिससे मेरी कोई भी चीज़ हाथों हाथ कस्टमर ले लेते हैं। तो बलजीत जी, आज मैं 2 दिन से आपके साथ में हूँ और मैंने आपकी रूटीन भी देखी और आपने कितनी मेहनत की सब्जी काटने में, उसको धोने में, सारी जो प्रोसेसिंग होती है एक बेचने से पहले, तो उसमें आपकी मुझे मेहनत देखने को मिली। और उसके बाद जैसा कि आप सुबह से भी इतनी मेहनत कर रहे थे कि कुछ सब्जियों को और खेत से लेके आए और ऊपर से फिर उनको दोबारा से अरेंज करके रैकेट्स में रखें, एंड देन
फिर क्रेट्स में रखें, एंड देन उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि जैसे पीछे सब्जियां हैं, अभी आप अपने जालंधर की हाट पे लेके जा रहे हैं। तो इतनी मेहनत करने के बाद के अलावा आप मार्केटिंग को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मार्केटिंग हर एक बंदे की ज़रूरत है कि जैसे मैं एज ए फार्मर मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ, तो जितनी मैं मेहनत करता हूँ तो मुझे वो मेहनत करने में खुशी होती है, लेकिन साथ में कि मेरी मेहनत है जो मैंने मेहनत से एक सब्जियां पैदा की है या अनाज पैदा किया है, वो लोगों के तक पहुंचना चाहिए। तो लोगों तक पहुंचाने के लिए जो भी मैं मेहनत कर पाता हूँ कि पहले हर एक चीज़ को अच्छे ढंग से मैं तैयार करता हूँ, उसकी साफ सफाई करता हूँ, उसकी ग्रेडिंग करता हूँ, ताकि मेरे जो कस्टमर हैं उनको एक अच्छी चीज़ मिले। तो मार्केटिंग में जो मेरी सोच है उसमें ये है कि जो मिडल मैन है, जो आज हमारी मार्केटिंग सिस्टम में जो मिडल मैन है वो काफ़ी अच्छी मोटी रकम कमा रहा है, जिससे दोनों तरफ के एक फार्मर और एक कस्टमर है, वो दोनों तरफ से वो काफ़ी मोटी आमदनी ले रहा है। तो ऐसे दोनों तरफ को वो एक्सपर्ट करता है। तो मेहनत फार्मर की और कंज्यूम जो करता है कस्टमर है, तो इन दोनों में मिडल मैन काफ़ी मोटी कमाई करता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि एक अगर मैं खेत में मेहनत करता हूँ तो उसको जिस तरह मिडल मैन उसको हर एक चीज़ को श्रृंगार के अच्छे ढंग से कस्टमर को पेश करता है, तो मैं चाहता हूँ, मेरा ख्याल है कि अगर मैं डायरेक्टली फार्मर होके एक कस्टमर को अपनी प्रोड्यूस बेचूँ तो बिल्कुल अच्छे ढंग से पॉलिश करके ग्रेडिंग करके हर एक चीज़ जो एक नॉर्मल मिडलमैन करता है, तो उसी ढंग से अगर मैं करूँ तो मुझे भी फ़ायदा है और मेरे कस्टमर को उसकी जो कीमत है, एक मिडलमैन का जो बीच में कमीशन होता है वो उसको नहीं देना पड़ता। तो हम दोनों तरफ को इसका फ़ायदा होता है कि मुझे भी फ़ायदा और कस्टमर को भी फ़ायदा। एक तो कस्टमर को चीज़ बिल्कुल फ्रेश मिल जाती है, जैसे आपने देखा कि इतनी ठंडी होने के बावजूद भी मैंने रात 11 बजे तक काम किया अपनी तैयारी के लिए, और सुबह मैं फिर 7 बजे खेत में इतनी ठंडी होने के बावजूद भी मैं गया। ये एक मेरा पैशन है, क्योंकि मेरी एक अगर मैं इतना मेहनत करूंगा तो लोग मुझे इस चीज़ का रिवार्ड भी देते हैं, मेरी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो इसी रिस्पेक्ट की वजह से ही मैं ये सारा काम करता हूँ। बाकी पैसा ठीक है ज़रूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। हाँ, एक बंदे को नॉर्मल जो मेहनत करता है उसकी रोटी रोज़ी या उसकी जो बेसिक नीड्स है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो मैं उसी हिसाब से काम करता हूँ ताकि मेरी ज़रूरतें पूरी हो और कस्टमर को जो मैं इतनी मेहनत से बिना किसी केमिकल के कोई भी सब्जी या कोई अनाज उगाता हूँ तो उसके तरफ तक सीधी तरह ये पहुँच सके। और बलजीत जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिल जाता है जो आपके कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, तो अभी 2 दिन मैं आपके साथ रहा हूँ, तो जिस हिसाब से आप मेहनत करते हैं, जैसे कि आप कहते हैं इकोनॉमिकल वायबिलिटी अगर होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर किसानों में है या फिर नौजवान हैं वो इकोनॉमिकल वायबिलिटी तो चाहते हैं, लेकिन वो जिस हिसाब से मैंने आपकी मेहनत देखी है शायद वो मेहनत से कतराते हैं या फिर वो उतनी करना नहीं चाहते। तो बिना उसके ये कैसे संभव होगा, या फिर आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के लिए उन नौजवानों को? देखिए, ये हमारी जो ह्यूमन मेंटालिटी है इसके बारे में छोटी सी बात बताऊंगा कि जब एक बच्चा पैदा होता है, जब तक तो वो रोता नहीं तब तक माँ उसको दूध नहीं देती। तो सेम ऐसे ही अगर हम अपने एडल्ट जब हम बड़े हो जाते हैं तो अगर हम काम नहीं करें तो हमारी समाज में रिस्पेक्ट नहीं है, हमें वो जितनी हमारी एम्बिशंस है वो पूरी नहीं हो सकती जब तक हम काम करके कुछ कमा के नहीं लेके आते। हर एक व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बनना चाहता है, लेकिन कुछ ना कुछ बनने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। नो पेन नो गेन। अगर हम कुछ गेन करना चाहते हैं तो हमें कुछ पेन लेनी पड़ेगी। तो बाकी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग है, इसमें तो बहुत ज़्यादा पेन लेनी पड़ती है, क्योंकि हमारा कंपटीशन उस सिस्टम से है, मोनोकल्चर से है, जिसमें हर एक चीज़ आर्टिफिशियली ग्रो की जाती है।
लोगों के स्वास्थ्य के साथ, हेल्थ के साथ उनका कोई कंसर्न नहीं होता। जो वहाँ सिर्फ मनी माइंडेड होता है। यहाँ अगर मैं नौजवानों की बात करूँ तो नौजवानों में इतनी एनर्जी होती है, इतना पोटेंशियल होता है कि वो एक काम को बहुत इजीली कर सकते हैं। मेरी अभी एज 42 ईयर हो चुकी है। आपने मेरे काम को नोटिस कर लिया है कि मैं पिछले 3-4 दिन से कैसे काम कर रहा हूँ। ये 3-4 दिन से जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरी लाइफ का वो बहुत ही छोटा सा पार्ट है। मैं रूटीन में 24 घंटे में ऑलमोस्ट मेरा काम करने का है। 12 से लेके 16 घंटे तक मैं रूटीन में काम करता हूँ। उसके बिना वो खेत का काम है। उसके बाद में मैं घर में भी आके थोड़ा काम करता हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि हाँ घर में आए, वाइफ है, वाइफ अब आपको सारा पानी का ग्लास तक दे, उसको खाना खिलाने दे, तो मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मैं उनके साथ हर एक चीज़ में हेल्पफुल हूँ, घर में काम सारा करता हूँ। तो अगर और दूसरे हमारी जो यूथ है, यंगस्टर हैं, वो चाहते हैं कि हम फॉरेन चले जाएं, वहाँ हम जाके कोई भी काम कर ले, लेकिन हमने अपने घर में, अपने इंडिया में काम नहीं करना, क्योंकि वो एक शर्म मानते हैं कि हम ये काम करेंगे, हम इतना ज़्यादा पढ़ लिखे हैं, पढ़ने के बाद हम खेती करें। लेकिन इसके बारे में मेरा मानना है कि अगर हमारा ब्रेन, जो हमारा दिमाग है, अगर वो पढ़ाई के साथ ज़्यादा पॉलिश होता है तो हमें लोगों को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। एक पढ़े लिखे बंदे होने का यही फ़र्क होता है कि वो हर एक चीज़ को बिल्कुल जो समझिए कि अंदर तक वो है, एक चीज़ को समझने की उसमें योग्यता आ जाती है। तो जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने MA BPEd की हुई है, तो उसके बाद में भी मैंने खेती करनी शुरू की है, जबकि मेरा एक वेल सेटल्ड बिजनेस था। मेरी सोच थी कि पैसा हर सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी ज़रूरतें उसी पैसे से ही पूरी होती हैं। तो उस हिसाब से मैंने एक सिस्टम क्रिएट किया अपनी खेती के थ्रू, क्योंकि जो हमारा इंडिया है, हमारा पंजाब है, वो खेती बाड़ी एक प्रधान सूबा है। तो जहाँ जितनी पोटेंशियल खेती बाड़ी में है, उतनी और किसी भी बिजनेस में नहीं है। अगर एज ए बिजनेस की बात करूँ तो मैं हर एक जो कस्टमर है उसकी ज़रूरत के हिसाब से अपनी खेती करता हूँ। मैं मोनोकल्चर नहीं करता कि 2 या 3 फसलें बीज ली और उससे कभी कुदरती नुकसान हो गया तो हम बिल्कुल फ्री हो जाए। मैं जो डाइवर्सिटी करता हूँ, मेरे खेत में एक सीजन में कम से कम 40 तरह की फसलें होती हैं। तो 40 फसलें होती है, तो मैं एक बल्क की बजाय जितनी किसी की ज़रूरत है, आज एक चीज़ की ज़रूरत है, एक घर में नॉर्मली 8 से 10 या 15 जैसे जैसे किसी का स्टैंडर्ड है, उसी हिसाब से उसकी ज़रूरत भी है। तो मैं उन ज़रूरत को एक पढ़े लिखे होने के बाद मैं उनको एक अच्छे ढंग से समझ लेता हूँ। समझने के बाद मैं उसी चीज़ को अपने खेत में अप्लाई करता हूँ कि एक बंदे की ज़रूरत है, जो मेरा कस्टमर उससे डिमांड करता है, मैं उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करके उस फसल को अपने खेत में बेचता हूँ। इसमें रिस्क फैक्टर भी रहता है, लेकिन जो रिस्क लेगा वही तो कुछ गेन करेगा। मैं इसी थ्योरी के ऊपर काम करता हूँ, तो मेरे कस्टमर भी खुश हैं। मुझे अगर मान लो कि मेरी 2-4 फसलें सक्सेस नहीं होती, लेकिन ऑलमोस्ट पीछे मेरे पास 30-35 फसलें हैं जो मुझे कुछ ना कुछ इनकम देती है। तो वही एक बिजनेस ये सोच है कि ज़्यादा नाम एक बार हम इकट्ठा कुछ नहीं कलेक्ट कर सकते, तो हम छोटे छोटे पार्ट में कलेक्ट करते, तो हो सकता वो वेल्थ जो इकट्ठी आनी थी उससे भी कुछ ज़्यादा हो जाए। और मेरे मामले में यही होता है, मैं हर एक चीज़ को, छोटी छोटी फसल को वैल्यू देता हूँ, वो मुझे उतनी अपनी वैल्यू मुझे वापस कर देती है। तो इस तरह मेरा कस्टमर खुश, मैं खुश, मेरी जो इकोनॉमिकली वाइबिलिटी है वो भी ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। तो अभी आपको किसान हाट में काम करते हुए या फिर उसमें कितने वर्ष हो गए? मुझे किसान हाट में 3.25 साल जाते को रेगुलर हो गए। हर संडे, एवरी संडे मैं वहाँ जाता हूँ। हमारा 2 घंटे का टाइम वहाँ होता है। तो कस्टमर हमारे रेगुलर कस्टमर हैं। हमारे साथ 150-200 के करीब फैमिली जुड़ी हुई हैं, और आगे आगे और भी नई जुड़ रही हैं। जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस हेल्थ के प्रति आ रही है, तो हमारी कस्टमर जो नंबर है वो बढ़ रहे हैं। तो हमें उस हिसाब से
हमें पता चल जाता है कि कितने कस्टमर हैं हमारे, वो अपनी डिमांड हमसे मांगते हैं, तो हम उसी डिमांड को पूरा करने के लिए हम अपना काम करते हैं। तो एज ए रिज़ल्ट कि हर एक तरह, एक तो हम अच्छा काम कर रहे हैं कि नॉर्मल किसी बिना पेस्टिसाइड्स के लोगों की एक अच्छी हेल्थ के लिए उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, उनके साथ हम हेल्पफुल हैं कि हम अपना काम करते हैं। तो हमारी जो नीड्स हैं, जो पैसे के साथ जुड़ी हुई हैं, वो हमारी नीड्स वो पूरी करते हैं। तो एक हम अब फैमिली की तरह एक हमारा ये सिस्टम हो गया है, जिसमें कस्टमर और फार्मर एक फैमिली की तरह एक दूसरे से ट्रीट करते हैं, एक दूसरे को के साथ परस्पर वो सहयोग करते हैं। तो बाकी आप थोड़ी देर में हम अपने मार्केट में पहुंच जाएंगे, तो वहां जाके आप इसका सिनेरियो देख सकते हैं कि कैसे हमारा कस्टमर बिल्कुल खुश है, तो हम भी खुश हैं। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि हमें खुशी मिलनी चाहिए, हमें कुछ मिलना चाहिए, हमारी आय फिक्स हो, वो सब कुछ इस कारण हमें मिल रहा है। तो साथ में वो हमारे काम की कदर भी करते हैं, और एक बंदे को रोटी कपड़ा मकान और रिस्पेक्ट मिल जाए, इससे बड़ी और क्या हर एक बंदे की ख्वाहिश हो सकती है। हमारी ख्वाहिशें उससे पूरी हो रही है। और लास्ट में